जी बच्चों, ये आसान है टॉपिक या मुश्किल है? व्हाट्स योर फीडबैक? जी आसान है, इजी। इसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाना आसान है या नहीं आसान है? एक्सट्रैक्ट्स बनाना, एक्सट्रैक्ट्स तो हमेशा से मुश्किल होता है शायद। और एक चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है कि नोट में क्या लेना है और पॉलिसी में क्या लेना है और एरर में क्या जाएगा, ये चीज़ तंग करती है ना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। चलें, मसला ही कोई नहीं है। हमें IAS 8 के अंदर पॉलिसी चेंज आ जाए, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हों, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 3 साल बनाने होते हैं, प्रोवाइडेड वो 3 साल इफ़ेक्ट हो रहे हों। क्या हो रहे हों? 3 साल इफ़ेक्ट हो रहे हों, या 3 से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हों। 3 या 3 से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हों तो हमें 3 साल बनाने हैं। एक करंट ईयर, एज्यूमिंग 2023 हमारा क्या है? करंट ईयर। तो ये मैंने टिक लगा दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर साइड पे टिक लगाऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो आपको क्या करना है? करंट ईयर, लास्ट ईयर और उससे भी पिछला साल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर। फिर एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हों तो आपको क्या करना है? पॉलिसी चेंज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ करंट और लास्ट ईयर दिया जाता है। सेकंड लास्ट ईयर के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। जब हम आते हैं नोट्स में, नोट्स में, तो नोट्स में और एक्सट्रैक्ट्स में पॉलिसी चेंज में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि ये एज एट होता है और इसके अंदर जो इफ़ेक्ट देना होता है वो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट देना होता है। इधर सीडी लिखना होता है, इधर इफ़ेक्ट देना होता है। इफ़ेक्ट की बात अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। वंस अगेन रेड आ जाता है। अच्छा जी, नोट्स और पॉलिसी में कोई फ़र्क, नोट्स में और एक्सट्रैक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप क्या कर रहे हो? पॉलिसी मींस 3 साल प्रेजेंट करने हैं। जब आप नोट बना रहे हो पॉलिसी का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बना रहे हो तो आपने 2 साल बनाने हैं। जबकि जब एरर करेक्शन आती है वहाँ पर फ़र्क आ जाता है। सीडी तो प्रेजेंट करने ही करने होते हैं और 3 साल के ही प्रेजेंट करेंगे जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, करंट ईयर, लास्ट ईयर और उससे पिछला साल। जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कर रहे होंगे तो आपने 2 साल, एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर। जब आप क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। जब बात आती है नोट्स की, तो करंट ईयर में तो एरर रहता ही नहीं है, वो तो करेक्ट हो गया होता है। जब वो करेक्ट हो गया होता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होता, इसलिए करंट ईयर नहीं दिया जाता एरर करेक्शन में, और उसको क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, वो नहीं लिखा जाता। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हों तो बेशक करंट ईयर का कॉलम बना ले और उसके ऊपर क्या लगा दें? एरर में, नोट में क्रॉस लगा दें कि ये वाला अब नहीं आना है, क्योंकि एरर नहीं रहा, वो क्या हो चुका हुआ है? ठीक हो चुका हुआ है। अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का तरीकाकार, पहला स्टेप होगा, आपने वर्किंग बनानी है एक करेक्शन ऑफ एरर की, कि एरर अगर आप उस साल में, जिस साल का है, उस साल में करेक्ट कर देते हैं जाके, तो फिर क्या जर्नल एंट्री होती है? जर्नल एंट्री इज़ द की। आपका कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है और आपको लॉजिक का पता है, डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, डेबिट में डेबिट ऐड
और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। अगर आपको इस लॉजिक का पता है तो आप आराम से ये वाला टॉपिक आराम से डील कर जाएंगे बगैर किसी टेंशन के। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। दूसरे नंबर पे लॉजिक है, आपने हेड ऑफ अकाउंट की नेचर देखनी है। मसलन एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट। एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो इसमें जो जर्नल एंट्री आएगी, अगर डेबिट हो रहा होगा एसेट तो वो क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी, और अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो क्या कर देगी, कम कर देगी। इसी तरह से क्रेडिट नेचर है, इनकम है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी एंट्रीज क्रेडिट आ रही हैं वो प्रॉफिट को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, और जो डेबिट एंट्रीज आ रही हैं वो क्या कर देंगी, लेस कर देंगी। इस लॉजिक के तहत आप चलेंगे तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बेस एक है वर्किंग, करेक्शन एंट्री वो आराम से हो जाती है। हाँ सर आप हमें कह रहे हैं ना आसान से हो जाती है, तो हमसे पूछें हैं कितनी मुश्किल से होती है। ये वाला क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने शायद, मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं टू मेक इट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मार्वलस, इसकी रिक्वायरमेंट, ये स्टडी टेक्स्ट की 2 अदद एग्जांपल्स हैं, उनमें भी मैंने कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट की हैं। स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है एग्जांपल 7 और 8 में अलग-अलग करके, ताकि ये 8 मार्क्स तक क्या हो जाए, लिमिट हो जाए। इसकी हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो 8-8 मार्क्स की कह सकते हैं। डिस्कस करते हैं जी। मेरे पास आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ मिल रहा है मुझे। नीचे दिए गए कुछ मैटर्स अंडर कंसिडरेशन है, कौन कौन से, इनकरेक्टली चार्ज्ड 36.75 million as maintenance expense incurred on installation of the plant. The plant was available for use on 1st July 14। 1 जुलाई 14 को प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, और हमने इसे कर दिया डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, 4 साल की बेसिस पर। मीन्स क्या होगा, डेप्रीसिएशन गलत चार्ज हो गई। मेंटेनेंस एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन तो चार्ज ही ना हुई। इट वाज आइडेंटिफाइड दैट एमएल हैज़ इनकरेक्टली चार्ज 36.75 एज मेंटेनेंस एक्सपेंस। गलती से ये एज जो होता है ये बताता है आपने लिख कैसे दिया है। आपने पीपीई था उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस में लिख दिया। कौन से साल में गलती हुई है आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से साल इफेक्ट हो रहे हैं। आपका ईयर सबसे पहले डिफाइन करो अपना ईयर एंड, कौन सा है, 30 जून 17, फिर 30 जून 16, फिर 30 जून 15। 30 जून 15 का स्टार्ट कहाँ पे होगा, 1 जुलाई 14। मीन्स 15 में गलती है। कहाँ पे गलती है, 15 में गलती है। 15 में गलती है तो फिर 15 की गलती को ठीक करना होगा। क्या एंट्री पास करेंगे आप, बस इतनी सी एंट्री है। ये पहली एडजस्टमेंट ही देखते हैं और दूसरी एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। पहले एक एडजस्टमेंट को तो डील कर लेना। एक एडजस्टमेंट को आपने फुली तमाम जगहों पर प्लेस कर दिया, मीन्स फिर मार्क्स मिलने हैं। या 2 एडजस्टमेंट को इकट्ठा डील कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक को डील करो उसके मार्क्स अचीव करो, फिर दूसरी को डील करो उसके मार्क्स अचीव करो। कौन से साल में, 15 में। 15 की वर्किंग 15 में जाके करेंगे, पीपी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये पहली एंट्री कितने के साथ, 36.75 के साथ। दूसरी एंट्री, अब चूंकि पीपीई डेबिट हो रहा है तो फिर उसकी डेप्रीसिएशन भी चार्ज होनी है। कितने सालों के ऊपर, 4 सालों के ऊपर। मुश्किल वर्किंग तो नहीं है ना। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आती है वो मुश्किल अक्सर नहीं आती, आसान एडजस्टमेंट आती है।
जो हम हमारे क्या लें FAR 1 वाली आती है, वो टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं और आसान वाली होती है। नॉर्मली आपने ये वाली एंट्री पास कर ली, PP डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये वाली पहली एंट्री हो गई। अब PP डेबिट हुआ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज होना है और स्ट्रेट लाइन पे होना है, तो फिर इसका मतलब है ये वाली एंट्री यहाँ पर भी होगी, इससे अगले साल भी होगी और उससे अगले साल भी सेम ही एंट्री होगी, तब ये तीनों साल करेक्ट होंगे ना। अब आपने ये वाली एंट्री पास कर ली, दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ देखना भी नहीं है। अगर पेपर टाइमली करना है ना तो दूसरी एडजस्टमेंट को देखना भी नहीं है, अगर वो इससे रिलेट नहीं कर रही तो। अगर रिलेट कर रही है फिर देखें क्या कर रही है रिलेट। ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। क्या है? चेंज इन एस्टीमेट है। चेंज इन एस्टीमेट इज समथिंग डिफरेंट थिंग और करेक्शन ऑफ एरर समथिंग डिफरेंट थिंग। तो हम अभी चेंज इन एस्टीमेट को डील कर ही नहीं रहे। करना क्या कुछ है, मैंने सारा कुछ करवाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एडजस्टमेंट लेकर जानी है अगर हम क्या कर रहे हो एक्सट्रैक्ट्स। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी लेकर जानी है। फिर इसको कहाँ पे लेकर जाना है हमने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी। क्या तरीकाकार तो आता हो ना, क्वेश्चन करना आता हो हमें। सबसे बड़ा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर, ख़ास तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी तो कैसे करना है, वो मसला है। अब ये बताएं सबसे पहले बनता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी या बैलेंस शीट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो दो चीज़ें बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स। पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या करेंगे, चेंजेस इन इक्विटी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो चेंजेस इन इक्विटी भी बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाओ, तो फिर चेंजेस इन इक्विटी पहले होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाद में होगी। तीनों रिक्वायरमेंट्स आपके लेवल पर नहीं आ सकती। रीज़न, IAS 8 मार्क्स से ऊपर जा नहीं सकता। ये पुराने ज़माने का सवाल है। क्या है? पुराने ज़माने में 20 मार्क्स तक पूछा जा सकता था, तीनों चीज़ें इकट्ठी करनी होती थी। और इसका अगर आप ओरिजिनल सवाल उठाकर देख लेंगे तो फिर तो वो FAR 2 के लेवल का था, उसमें तो 4 एडजस्टमेंट और थी। ठीक, लिहाजा हमने परेशान नहीं होना, हमें हमारे लेवल का ही रखेगा। खुदा ना खास्ता ओरिजिनल पास पेपर उठा कर ना देख लीजिएगा, उसमें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये वाला ओरिजिनल पास पेपर उठा के मैं पिक करके देखता हूँ, तो वहाँ में तो FAR 2 की एडजस्टमेंट्स और पता नहीं क्या कुछ था। अच्छा जी, अब आते हैं, हमें और एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन्स टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून 15, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का और रिटेन्ड अर्निंग का। ये कहाँ पे काम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करते हुए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स कैसे करने हैं, बेस वर्किंग यही है। क्या है? बेस वर्किंग यही है। आपने क्या करना है, जो आपके पास लाइन आइटम्स आ रही हैं पेपर में जो दी गई हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो कौन कौन सी आ रही हैं, 2 अदद दी गई हैं, 16, 17। ये बताएं एक्सट्रैक्ट्स कौन कौन से साल के करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए। एक्सट्रैक्ट सारे ही करने होते हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों करने होते हैं, एक्सट्रैक्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। अब 16 और 17 के एक आपके पास आ रहा है प्रॉफिट और एक आ रही है डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस। इन वैल्यूज़ को पिक करना है, 85 एंड 12 2016 की हैं। आपने वर्किंग में जाना है, आपने इसी तरह से लाइन आइटम्स बना देनी है 2, डेप्रीसिएशन की और प्रॉफिट की। 16 का 85 प्रॉफिट लिख दिया और क्या लिख दिया, डेप्रीसिएशन। डन। फिर आपने क्या करना है, 17 की यही वाली वैल्यू पिक करनी है, 65 और 14, और 17 की वर्किंग में जाकर लिख देनी है। मैं कलर कोई और चूज़ कर लूँ, आसानी रह जाएगी आपके लिए। कौन सा कलर हो जाना चाहिए,
ये ठीक है। 65 एंड 14, ये आपने पिक किया 65 एंड ये आपने किया 14। ओरिजिनल जब भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव के हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हों, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, ओरिजिनल वैल्यू को उठा के लिखना होता है और उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। एडजस्टमेंट आराम से हो जाएंगी। कौन कौन सी? जो अपने वर्किंग बनाई है। रूल क्या था? डेबिट में, बोलें जी, डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस, बस ये रूल है। आपने एंट्री बना ली हुई है, अब कुछ भी नहीं करना, आपने उस एंट्री को देखना है। कौन कौन सा साल करना है? 16 और 17, बस आपने एंट्री को देखना है। डेप्रीसिएशन ये बताएं, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है। अगर इसके उलट एंट्री होती तो इसने क्या हो रहा होना था? क्रेडिट हो रहा होना था। सिर्फ एक एडजस्टमेंट चेंज कर दूं कि एक्सपेंस था, मैंने क्या लिख दिया? PPE लिख दिया। इस एंट्री का क्या हो जाएगी? रिवर्सल हो जाएगी। देखना है अब एंट्री क्या बनाई है आपने। अब डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। क्या कर दूं मैं? एक्सपेंसेस में अभी डेप्रीसिएशन को डील करना है। डेबिट में डेबिट क्या होता है जी? कौन सा साल है? 16, ये मैंने ऐड कर दिया, डन हो गया। अब मैंने आना है डेप्रीसिएशन को ही डील करना है, किस में? 2017 में। 2017 में मैंने क्या किया जी? 9.19, इसे उठाया और मैंने कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पर। अभी मैंने इधर फाइनल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाना, आपको इस एडजस्टमेंट के मार्क्स मिल चुके हुए हैं। जब ये फेस के ऊपर आ गया ना, तो तब आपको इस एडजस्टमेंट के मार्क्स मिल गए हुए हैं। मैंने तो अभी दूसरी भी एडजस्टमेंट करनी है ना, उसका इम्पैक्ट डेप्रीसिएशन पे नहीं आ सकता? क्या आ सकता है? लिहाजा मैंने इसे कंक्लूड नहीं करना। यहां पर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, यहां पर कोई वैल्यू ना लिखें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपकी यहां पर वर्किंग अवेलेबल हो फेस के ऊपर। टोटलिंग के कोई मार्क्स नहीं है सच। पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, टोटलिंग छोड़ के चले गए अगले सवाल के ऊपर, मार्क्स आपको मिल चुके होंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, मार्क्स अचीव करने हैं, कैलकुलेटर के ऊपर नहीं लगे रहना हमने। क्या डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट हो गई? अब इसी की प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। किस में करनी है? प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। ये बताएं, क्या प्रॉफिट में इनकम और एक्सपेंसेस सारे नेट ऑफ होके आते हैं? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है। ये बताएं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की नेचर क्या होती है? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, बस इस चीज़ में सोचना है आपने। डेबिट, हमारी मेहरबानी यार, क्यों मुझे हार्ट अटैक कराना है? ऐसे ना करो जनाब, लॉजिकली देख लेते हैं। सेल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल लेस क्यों होता है? क्योंकि उसकी नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है, इसलिए ये लेस होता है। क्या आ गया? जीपी, जीपी बड़ा होता है। जीपी की नेचर फिर क्या बनती है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये लेस होते हैं। क्यों? इनकी नेचर क्या होती है? डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट क्या होते हैं? लेस होते हैं। इनकम, अदर इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसीलिए ये क्या होता है? ऐड होता है। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। और फिर एक बेचारा आ जाता है प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट की नेचर क्या हुई? क्रेडिट हुई बेटा। डन? लॉजिक भी पता चल गई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में से प्लस माइनस क्यों होते हैं? उसकी लॉजिक है डेबिट एंड क्रेडिट एंड नथिंग एल्स।
डन। तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। अब आपने इस क्रेडिट में एडजस्टमेंट्स करनी है। ये बताएं क्या एक्सपेंस अल्टीमेटली प्रॉफिट में जाता है? अब प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। और ये डेबिट हो रहा है। अब सारे प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स को इकट्ठा कर देना है, जितने भी आ रहे हैं। पहले एक लाइन आइटम के ऊपर काम कर रहे थे, अब क्यूमुलेटिव इकट्ठा काम कर रहे हैं। अब प्रॉफिट की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ जी, डेबिट हुआ। तो क्रेडिट में से डेबिट क्या होना है? क्या होना है? लॉजिक समझ लग गई जी? क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। तो अब यहां पर 16 में क्या करोगे? माइनस कर रहे हो। पेपर में अक्सर लिखा हुआ मिलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हम पता नहीं लेजर बनाना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट कि आप लोग कैसे करते हैं, लेकिन द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे आउट इज़ दिस। इससे आसान और कोई तरीका है नहीं कि जनरल एंट्री तो बनानी है करेक्शन के लिए। तो उसके बाद जल्दी जल्दी क्या कर दो, उसको डील कर दो। और जो ही आपने यहाँ पे -9.19 लिख दिया, आपके मार्क्स पूरे हो गए। अब 17 का काम कर दें। 17 में ये क्या हुआ जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। तो प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। तो यहां पर क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। दैट्स ऑल द गेम ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये लॉजिक समझ लग गई है? इट मीन्स आपने एंट्री कर लिया, आपके सारे मसले मसाइल क्या हो जाएंगे? रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? अभी सिर्फ करेक्शन की एडजस्टमेंट हुई है। यहाँ पर भी, यहाँ पे प्लस हुआ, नीचे माइनस हुआ। प्लस माइनस की लॉजिक समझ लग गई आप लोगों को? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बिलीव इट, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्या एक्सपेंस रिवर्स कब हुआ है? एक्सपेंस तो किया हमने, रिकॉर्ड किया, डेबिट किया बेटा। एक्सपेंस बना है, रिवर्स तो नहीं हुआ। डेप्रीसिएशन डेबिट होने से एक्सपेंस बढ़ता है या कम होता है? अब चलो, आप तो ये सोचते रहते थे ना, डेप्रीसिएशन बढ़ी तो एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ तो यहाँ पे लेस कर दो। तो मैंने तो उससे मज़ीद कम वाली चीज़ के ऊपर चला गया हूँ। आप तो 6 चीज़ें सोचते थे ना, सेल बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, सेल कम हुई तो प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा। ये इतनी 6-7 रूल्स याद रखने से बेहतर नहीं है कि एक रूल याद रख लो? नेचर तो याद ही है ना। एक रूल, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल है। 6 रूल्स के 7 रूल्स के मुकाबले में एक छोटा सा रूल, और है भी लॉजिकल, जिसमें गलती के चांसेस भी क्या है? बहुत मिनिमल। गलती को भी तो आपने इंश्योर करना है ना। ये लॉजिक भी तो अभी पता चली मेरा ख्याल है प्लस माइनस की, कि प्लस माइनस क्यों करते हैं, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की पता चल गई ना। वो कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जी सबको पहली दफ़ा पता चली, लेकिन बहुत सारों को ये लॉजिक नहीं पता होती कि ये प्लस माइनस क्यों करते हैं। कोई जूनियर पूछ लेता है तो उसको बताएं, मैं सीनियर हूँ। हाँ, तो इसकी लॉजिक क्या है? ये है। तो सम आओ 6-7 रूल्स के मुकाबले में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल अप्लाई कर दें, जनरल एंट्री बनाएं और स्पीडीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अभी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? बाकी है। अभी सिर्फ एक जगह पर अप्लाई किया है, मैंने सिखाया है। अभी मैंने यही वाली एडजस्टमेंट कहाँ पर दिखानी है आपको? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को इंडिपेंडेंटली बना रहे होंगे तो कैसे करना है? कहाँ पर? इंडिपेंडेंटली, क्योंकि क्वेश्चन हमें या प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा और इक्विटी का इकट्ठा आ जाएगा कि रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाओ,
ये दो इकट्ठे आ सकते हैं, या खाली रिटेन अर्निंग आ सकता है, या खाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ सकता है। तो मुझे इंडिपेंडेंटली सारी जगहों को डील करवाना है आपको। डन। चलें, अब अगर यही एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करनी होगी तो क्या होगा? अगर तो आप बना रहे हैं वर्किंग किस किस चीज़ की, ये प्रॉफिट एंड लॉस और इक्विटी दोनों, फिर तो रुक जाएं, फिर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लिख के छोड़ दें, दूसरी एडजस्टमेंट पास करें। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर डील कर दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कहीं पर रिटेन्ड अर्निंग का कहीं पर ओपनिंग मुझे मिल रहा हो, मुझे चाहिए कौन सी डेट का? करंट ईयर का एंड कौन सा? 30 जून 17, पिछला साल 30 जून 16, उससे पिछला साल 30 जून 15। डेट चेक करनी है, वही जो रूल थोड़ी देर पहले बताया। एंडिंग कौन सी है? 30 जून 17, इससे पिछला साल 30 जून 15, उससे पिछले साल की मुझे चाहिए 30 जून 15 की। 30 जून 15 का मुझे रिटेन्ड अर्निंग मिल रहा है 180। डन। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि अक्सर औकात इस तरह के क्वेश्चन में डिविडेंड छुपा होता है। क्या छुपा होता है? डिविडेंड छुपा होता है। तो डिविडेंड को पहले से निकाल के रख लो। क्या छुपा होता है जी? डिविडेंड छुपा हो सकता है। मेरे पास ओपनिंग आ रहा था पुराने हिसाब से, सारा कुछ पुराने हिसाब से करना है। 180 ओपनिंग आया, रिटेन अर्निंग का एक छोटा सा कॉलम बना दे, छोटा सा टी अकाउंट बना दे। 180 ओपनिंग, प्रॉफिट कहीं पे दिया हुआ है इसने दोनों सालों का जी, 2016 का आगे प्रॉफिट आएगा ना? क्या इसका क्लोजिंग भी, ये क्लोजिंग दिया हुआ है? नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग का कहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। क्या यहाँ पर इन तीन चीज़ों को लिख लेंगे तो डिविडेंड बैलेंसिंग निकल आएगा? निकल आएगा। उससे अगला साल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, उससे अगले साल की रिटेन अर्निंग भी दी हुई है। तो यहाँ से क्या करो, एक अदद टी अकाउंट बनाओ और डिविडेंड ढूंढ लो कि डिविडेंड तो नहीं दिया हुआ, कोई बैलेंसिंग एंट्री तो नहीं आ रही। तो आप यहाँ पर आएंगे, 2 सालों के टी अकाउंट बना देंगे। ओपनिंग बीडी 180, सीडी लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। मेरे पास 25 बैलेंसिंग डिविडेंड आ गया जो मैंने दिया हुआ है। अगले साल का बीडी 240 आ गया, सीडी 275 आ गया, प्रॉफिट निकाला और मेरे पास 30 का डिविडेंड आ गया कि ये डिविडेंड छुपा हुआ था जो कि मालूम करना था। ये आपने मालूम किया। नेक्स्ट क्या काम करना है? ये वाला डिविडेंड जो निकला है ना, इसको सबसे पहले प्लेस कर दो 2 सालों में। क्या कर दो? ये वाले मुफ्त मार्क्स हैं। ये क्या है? बगैर वर्किंग के मार्क्स। छोटी सी वर्किंग की है, लेकिन ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वर्किंग है, बेज़रर सी। तो ये आपने 2 डिविडेंड लिख दिए, एक अदद ये और ये फिर से डा गया, एक अदद ये और एक अदद ये, डिविडेंड लेस कर दिया आपने। एक आपने लिख दिया ओपनिंग। अब मसला है इफ़ेक्ट्स आने हैं यहाँ पर। क्या आने हैं? पिछले सालों के इफ़ेक्ट्स आने हैं। करेक्शन है 2015 30 जून 15 से पुराने एरर कहाँ पे ठीक होने हैं? यहाँ पर बिफोर 30 जून 15 एरर्स कहाँ पे ठीक होने हैं? इस बैलेंस में ठीक होने हैं। और इसके बाद वाले 2016 के जो है वो प्रॉफिट में ठीक होने हैं और 2017 के भी उसके प्रॉफिट में ठीक होने हैं। 30 जून 15 से पिछले कोई एरर है हमारे पास क्वेश्चन में? 30 जून 15 से पिछले, ये 16 के एरर, ये 17 के, तो ये 30 जून 15 से पिछला ही हो गया ना? ये एरर 30 जून 15 से पिछला ही हो गया ना? अब 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, व्हाट्सएवर जितने भी साल हैं सबको इकट्ठा कर देना है। रिटेन अर्निंग में सब कुछ क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बस कॉलम को देखना है आपने। क्या देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ों को देखना है, क्योंकि वही चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? रिटेन्ड अर्निंग में जाती हैं।
अब बताएं प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें जो अभी तक की हैं वो कौन कौन सी हैं 2015 की। क्या ये क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का? बोलें जी। और ये डेबिट भी हो रहा है, उल्टा लिखा गया। ये क्या हो रहा है जी? डेबिट हो रहा है। रिटेन अर्निंग की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। रिटेन अर्निंग की नेचर, और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? और क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। मुझे कोई एक्सपेंसेस इनकम का सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। जनरल एंट्री बन गई है, चुप करके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के तहत क्या कर दें, इसको शिफ्ट कर दें। ये शिफ्ट हो जाएगा आराम से, सुकून से। अब आप खुद बताएं कि रिटेन अर्निंग में इसको क्या करेंगे? बोलें जी। ऐड कर देंगे। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है ना। और इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट हो गई। बेस वर्किंग बस करनी है आपने। कौन सी? ये एक करेक्शन एंट्री। आप जाएंगे और इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड, ये मैंने डायरेक्टली 28 लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिखना है आपके साथ, ये 28 बनाना है हमने। क्या आएगा जी? 36.75 माइनस 9.19। कैलकुलेशन करें जी। 36.75 माइनस 9.19। डू यू हैव द कैलकुलेटर और नॉट? नहीं? चले मेरे पास तो है। कितना आया? 27.6। तो राउंड ऑफ में क्या आ गया? 28। राउंडिंग ऑफ में काम करना है आपने, वो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जब वर्किंग लिख दी है तो दैट्स मोर देन अनफ फॉर योर। हम लोग एक और टेंशन लेते हैं कि पता नहीं कितनी 2 डिजिट्स तक हम चलेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। खुदारा अपने लिए क्या करें? आसानी पैदा करें, पेपर मुकम्मल करें। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझसे एक पेपर हो नहीं रहा था थियरी का, कॉन्सेप्ट्स थे, पेपर मुकम्मल नहीं होता था। राइटिंग स्पीड क्या थी? स्लो थी। मैंने एक हल निकाला उसका कि यार राइटिंग स्पीड तो तेज़ नहीं हो रही, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। मसलन जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, मैंने इसका बनाया शॉर्ट SOFP। मैंने जो पेपर है ना उसके पहले पेज के ऊपर लिख दिया फॉलोइंग मिनिमोनिक्स आर यूज्ड इन द पेपर। अब जिस भी क्वेश्चन के अंदर जोन से भी मैंने मिनिमोनिक्स यूज़ करने होते थे ना, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने होते थे, मैं पहले पेज पे जाता था, उसको लिख देता था और पूरे पेपर के अंदर उसको एंजॉय करता था। मेरा पेपर मुकम्मल हुआ, मेरा पेपर पास हो गया। तो असल चीज़ क्या है? टारगेट क्या है? पेपर मुकम्मल करना। बात समझ लगी है? पेपर पास करना खाली सिर्फ नॉलेज से नहीं आना भाई। 3-3.5 घंटे की गेम है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, शॉर्ट तरीके से काम कर गए, दैट्स गुड। ना शॉर्ट तरीके से काम किया, जल्दी काम ना किया तो काम गड़बड़, पेपर पास फिर नहीं होगा। अगर 20 मार्क्स रह गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे ICAP ने ही एक चीज़ बताई थी कि जो बच्चे हैं जो फुल पेपर करते हैं उनकी पासिंग रेशो है 80%, और जो 1 या 2 क्वेश्चन कम करते हैं उनकी पासिंग रेशो है 20%, और हमारी एवरेज 25% आ जाती है, 26% आ जाती है। ये हमारी एवरेज आ रही है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि हमारी 25-26% एवरेज आए। भाई हम अगर पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ें, जनरल एंट्रीज बेस्ड पढ़ें। हमें जनरल एंट्रीज सही तरह से नहीं आती होती, हम सिर्फ लेफ़्ट साइड राइट साइड के चक्कर में पड़े रहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के चक्कर में नहीं जाते हैं। हम एंट्री के ऊपर फोकस ही नहीं करते, हालांकि क्या पढ़ रहे हैं हम? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ फेलियर कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही सही नहीं है।
आपकी नहीं बात कर रहा, आप तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ते। आप लोग तो माशाल्लाह से जीनियस बंदे हैं। अच्छा जी, अब ये 28 का इफ़ेक्ट आपने ले लिया, इफ़ेक्ट ऑफ करेक्शन, पिछले सालों के इफ़ेक्ट्स। बैलेंस, अब क्या ये वाला जो पिछले साल में बैलेंस रिपोर्ट किया था, ये वाला 180, क्या ये चेंज हो गया है और ये 208 हो गया? तो इसके साथ एक वर्ड रीस्टेटेड लिखना ज़रूरी है। इस रीस्टेटेड के लिखने के मार्क्स क्या हैं? ये रीस्टेटेड के लिखने के मार्क्स मौजूद हैं। नेक्स्ट, आपने प्रॉफिट लिखा। प्रॉफिट में मैंने आपको कहा था ओरिजिनल वाला लिखना है। ओरिजिनल वाला वही वाली वर्किंग जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है, अगर ये वाली नहीं आई होगी तो फिर कहाँ पे लिखोगे? इस जगह पर वही वाली वर्किंग लिख दोगे। 85 माइनस 65 माइनस, अभी तक यहाँ तक की हमने, जो वहाँ पर लिखी थी वही एडजस्टमेंट यहाँ पर आती है, यहाँ पर लिखोगे आप। अगर कहाँ पर आता है मामला? खाली रिटेन्ड अर्निंग का। अगर यहाँ पे मामला नहीं है तो फिर अब यहाँ पे मार्क्स अचीव कैसे करने हैं? अभी तो एडजस्टमेंट मुकम्मल नहीं हुई, क्या करो? यहाँ पर आओ, अगर ये दोनों चीज़ें मांगी हुई हैं, क्या यहाँ पर कोई वैल्यू लिख सकते हो? कुछ भी ABCDE F लिख दिया और इसके ऊपर क्या लिख दिया? G लिख दिया। ये क्या चीज़ है? प्रॉफिट की ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर G और इस पर लिख दिया F। यहाँ पर आओ और बस यहाँ पर क्या लिख दो? G और यहाँ पर क्या लिख दो? F। अब आप वहाँ से यहाँ पर नहीं भी लेकर आए तो भी आपको इसके यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के क्या हो गए? मार्क्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस स्टेप के मार्क्स मिल चुके हुए हैं कि आपने ये क्या कर दिया है? शिफ्टिंग कर दी है। नथिंग, मैं कुछ परफॉर्म किया, मैंने कुछ लिखा, मैं तो भी खाली हूँ, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मुझे दोनों रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस के और क्या करो? रिटेन्ड अर्निंग के, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी तो भी एक एडजस्टमेंट भी रहती है और मुझे क्वेश्चन आगे लेकर जाना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे दूसरी एडजस्टमेंट आती ही नहीं है। दूसरी एडजस्टमेंट आती ही नहीं है, उसके मार्क्स अचीव हुए नहीं हुए। तो क्या मैं इस एडजस्टमेंट के ये यहाँ पर शिफ्टिंग के मार्क्स छोड़ दूँ? ये मार्क्स अचीव करना सीखें। ये छोटी सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। ये आज आप सीखेंगे, इंशाल्लाह थ्रू आउट सीए आपके काम आएगी। ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है। दीज आर द एग्जामिनेशन टेक्निक्स, वर्क ऑन दोज थिंग्स इंक्लूडिंग योर एजुकेशन। आपकी एग्जामिनेशन टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ों से आपको पास करवा जाती हैं। मैंने कोई एडजस्टमेंट पास की नहीं की ना, इट मीन्स मैंने फिर भी मार्क्स अचीव किए। किसके? उधर से वैल्यू इधर शिफ्ट करने के और राइट प्लेस पे शिफ्ट करने के। वर्किंग यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करूँगा, दूसरी जगह पर लिखूँगा भी नहीं और मेरे मार्क्स अचीव हो जाएंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। अगली बात, आपने ये काम कर लिया, कुछ एग्जामिनेशन टेक्निक्स आ गई। अब कहाँ पर जाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाना सीखना है। कौन से रूल्स के तहत? डेबिट में डेबिट ऐड होगा और क्रेडिट लेस होगा, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा और डेबिट लेस होगा। अभी मैंने एक एडजस्टमेंट्स बनाई है। बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं? इकट्ठा किया हुआ। क्या किया हुआ? इकट्ठा किया हुआ। छोटी सी लॉजिक पहले दूंगा और फिर उस लॉजिक के तहत फिर आगे लेकर चलूँगा। एक लेजर बना हुआ है, 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, CD आ गया 100, BD क्या आएगा?
100 और यहाँ पर एक एंट्री 200 की मज़ीद आई, CD क्या आया 300। डन। एक एंट्री मिस हो गई हुई है। मिस कौन सी हुई हुई है कि मैंने यहाँ पर 20 नहीं लिखा। इसका इफेक्ट कहाँ पर जाता है? 20 फिर यहाँ से लेस हो जाएगा, ये 80 पे पहुँच जाएगा। डन। ये BD भी 80 पे होना चाहिए और फिर इसका बैलेंस फिर कितना होना चाहिए? बोलें जी 200। मीन्स इसमें से भी 20 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। इफ़ेक्ट किस में साल में आया? ईयर 1 में इफ़ेक्ट, लेकिन उसका ईयर 2 पर भी जा रहा है, उसके CD पर भी जा रहा है। बात समझ लग गई? ये एक छोटी सी बात है, ये छोटी सी लॉजिक है कि जी करंट ईयर के अंदर ये एक साल में इफ़ेक्ट जो है वो अगले साल पर भी जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब आते हैं, बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की गिवन है। 2 चीज़ें, PPE रिटेन्ड अर्निंग जो कि 15 की वैल्यू दी हुई है, फिर 16 की वैल्यूज़ भी PPE रिटेन्ड अर्निंग है और 17 की भी वैल्यू PPE और रिटेन्ड अर्निंग की है। क्या ये तीनों के तीनों बैलेंसेस मैं लिख सकता हूँ इंडिविजुअली जैसे पहले वर्किंग बनाई थी? कितने साल बनाने? अब जितने एरर्स हैं, जितने सालों में एरर्स हैं उतने सालों की वैल्यू को लिखना है। कितने सालों की? जितने सालों में एरर हैं। 14 होता तो मैं 14 भी लिख देता, क्योंकि उसका इफेक्ट 15 पर आना है। 14 का इफेक्ट 15 पर भी आना है, 16 पर भी आना है, 17 पर भी आना है। बात समझ लग गई हुई है आपको? 15 का इफेक्ट 15 पर भी आना है, 16 पर भी आना है और 17 पर भी आना है। 16 का इफेक्ट 16 पर भी आना है और 17 पर भी आना है, और 17 का इम्पैक्ट सिर्फ 17 पर आना है। ठीक। अगर 13 होता, इसमें 13 में भी गलती होती, तो फिर क्या करना था? 13 का इफेक्ट 13 पर भी, 14 पर भी, 15 पर भी, 16 पर भी, 17 पर भी। 14 की गलती, 14 का इफेक्ट 14 पर भी, 15 पर भी, 16 पर भी और 17 पर भी। 15 का इफेक्ट 15 पर, 16 पर, 17 पर। 16 का इफेक्ट 16 और 17, और 17 का इफेक्ट सिर्फ 17। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होनी है। वर्किंग हमारी हो चुकी हुई है, यही वाली वर्किंग है, कोई चेंज वर्किंग नहीं है। आपने यही वाले बैलेंसेस कौन कौन से, मैं 1-2 वैल्यूज़ पिक करता हूँ यहाँ से। एक अदद वैल्यू लेते हैं 700 PPE, 612 16 का PPE और 15 का PPE 650। ये मैंने पिक किया और पिक करके मैंने यहाँ पर एज ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट्स बनाने में लिख दिया। डन। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 15 का 180, 240, 275 जाके चेक कर लेते हैं। 180, 240, 275। दो 275 नज़र आ गया? 275, 240 और 180 लिखे गए। अब आपने वंस अगेन अपनी वर्किंग के ऊपर आना है। अब देखना है PPE के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। PPE की नेचर जी, PPE की नेचर डेबिट है। पहले कौन सा साल पिक करेंगे? 15, सबसे पुराना साल, क्योंकि इफेक्ट कहाँ पे जाना है? 15 पर भी, 16 पर भी और 17 पर भी। PPE क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट में डेबिट क्या होता है? बोलें जी। डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। और PPE कहीं पे जा रहा है? यस जा रहा है। ये क्या चीज़ है? जब ये वाला टॉपिक कर रहे हो ना, तो अपने एसेट अकाउंट को अपनी बुक वैल्यू पर सोच लिया करें। मींस डेप्रीसिएशन डेबिट और PPE क्रेडिट एंट्री पास कर लिया करें। फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है भूलेंगे नहीं। यहाँ पर क्या लिखें? बेहतर क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और PPE क्रेडिट, PPE क्रेडिट और PPE क्रेडिट, ताकि ये गलती ना करें। एक दफ़ा डेबिट हो रहा है, एक दफ़ा
क्रेडिट हो रहा है। डेबिट कितने से? 36.75 से और 9.19 से क्रेडिट। आपने ये 36.75 और ये 9.19 ये पिक किया। 36.75 डेबिट में डेबिट ऐड होगा और 9.19 लेस होगा। ये वाली दोनों वैल्यूज़ 15 में भी लिख देनी है, 16 में भी लिख देनी है और 17 में भी लिख देनी है। हाउ? इस तरीके से ये और ये गया। ये कौन सा इफेक्ट है? 15 का इफेक्ट। बेशक इसके ऊपर टॉप पर हल्का सा वर्ड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 2015 का इफेक्ट मैंने किया। डन। फिर आप जाएंगे 2016 पर। किस पर जाएंगे? किधर गई जर्नल एंट्रीज? ऊपर है। 2016 में क्या हो रहा है जी? क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। 9.19 कहाँ पे लिख दोगे? 16 में भी और 17 में भी। 16 में भी और 17 में भी आपने ये 9.19 लेस कर दिया, 16 में भी और 17 में भी, इसलिए 15 में नहीं जाना। डन। फिर आप गए 17 में। 17 में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट मींस लेस। एक ही एंट्री है 9.19, दूसरी एडजस्टमेंट तो डील ही नहीं की अभी हमने। क्या करेंगे? और यहाँ पे जाएंगे और ये लेस कर देंगे। ये आपका आ गया 16, ये आपका आ गया 17 का इफेक्ट। मुश्किल तो नहीं है कि मुश्किल है? अगर एक एंट्री पास की हुई है सही तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ठीक होंगी, गलत एक भी नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपको उसकी नेचर पता हो और डेबिट एंड क्रेडिट का पता हो। ठीक है जी। अच्छा जी, मुश्किल आसान हो गई है थोड़ी थोड़ी सी इस चैप्टर की, जो हुआ करती थी थोड़ी बहुत। माइट बी, माइट नॉट बी, हो सकता है आपको कोई इससे भी आसान तरीका आता हो। जीनियस बंदे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, 3 जगहों की एडजस्टमेंट आपने देख ली। व्हाट लेफ्ट? क्या रिटेन अर्निंग करनी? रिटेन अर्निंग भी ऐसे ही होगी। कैसे होगी? अब रिटेन अर्निंग में कौन सी बातें पिक करेंगे? क्वेश्चन इज दिस। रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज को पिक करना है। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज को पिक करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? क्या डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है जी, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ है? क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है, और डेबिट क्या होता है? लेस होता है। खुदारा सेम एडजस्टमेंट उठा के ना फेंकने की कोशिश कीजिएगा कि दूसरी साइड पे उठाइए तो वो भी यहाँ पे भी वही कर देते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ डिफरेंसेस टू। लिखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा प्लस माइनस को। अगर आप राइट पेज के ऊपर ये वाली वर्किंग लिखी हो, आपने क्या किया हो? राइट पेज पर ये वाली वर्किंग लिखी हो और मेन आंसर कहाँ पे कर रहे हो आप? लेफ्ट पेज पे कर रहे हो, तो फिर क्या दोनों चीज़ें सामने होंगी? ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ रहा है, नहीं होगी ना। हम ये तो यहाँ पर समझाने में एक चीज़ स्क्रीन के ऊपर इकट्ठी एक ही आ सकती है, 2 पेजेस इकट्ठे नहीं आ सकते। लाने को लाए जा सकते हैं लेकिन फिर आपको नज़र आने नहीं है, मेरी मजबूरी है। लेकिन आपको पेपर की टेक्निक आनी चाहिए। राइट साइड पे क्या होनी चाहिए वर्किंग, लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए उसका मेन आंसर। जब चीज़ें सामने सामने हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। प्लस माइनस लिखना है आपने, बस जनरल एंट्री पास की एंड प्लस माइनस एंड दैट्स ऑल द गेम। आपका क्वेश्चन ना तो गलत होगा और ना ही देर लगेगी। पास सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है, उसके ऊपर टाइम लगाना है, उसके बाद कहानी ख़त्म। ले जी, तो अब कौन कौन से पिक करने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के। ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। 36.75 9.19 ये आपने 36.75 9.19 15 का लिखा और ये तीनों सालों में लिख दिया क्योंकि 15 अब हो गया।
ये 15 हो गया। देन आप बड़े जल्दी अब स्पीड में होगा, अब आपको पता चल गया है डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है। क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। अब जल्दी आपने क्या कर देना है, यहाँ पर डेबिट कर दिया, मीन्स लेस कर दिया। फिर 17 पे भागे जल्दी और 17 डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। आपने क्या किया, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर दिया और ये कहानी ख़त्म हो गई। मीन्स एक एडजस्टमेंट के सारे इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कैसे करना है, क्या चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, डिविडेंड मिस हो सकता है वो निकालना, और फिर इन इफ़ेक्ट्स को कैसे लेना है, ये सारे के सारे आ गए आपको। अब जस्ट मैंने एक छोटी सी चीज़ डील करनी है ताकि ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। वो क्या है? चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट। In view of significant changes in the expected pattern of economic benefit from its item of the plant, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance method to straight line. हम गए reducing balance method से straight line पर, पहले चल रहे थे किस पर? reducing. Equipment was purchased on 1st July 15 at a cost of 80 million, having estimated life of 5 years and residual value was 16 million. The depreciation at the rate of 27 या 5 on reducing balance method is included in the above draft financial statements. ये शामिल हो गई हुई है। ये बताएं चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई कब से होता है? चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई कब से होता है जी? चलें, मैं यहाँ पर 1 जुलाई के ऊपर उसने इक्विपमेंट ख़रीदा है, मैं आपको डेट स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इस डेट पर चेंज एस्टीमेट किया है। डेट दी गई है 31 जनवरी 2017। किस डेट से अप्लाई करेंगे आप? मैंने डेट कौन सी बताई है? 31 जनवरी। हमारा साल एंड कब होता है? 30 जून पर। क्या 30 जून 17 पर एंडिंग है और 30 जून 16 पिछला साल है। 31 जनवरी 17 को मैंने एस्टीमेट चेंज का बताया है, एस्टीमेट चेंज कर दिया, या 30 जून 17 बता दिया एस्टीमेट चेंज की डेट। 1 जुलाई 16 से मींस करंट ईयर का स्टार्ट, करंट ईयर का स्टार्ट से एस्टीमेट चेंज अप्लाई होता है। चाहे डेट कोई भी बताई हो, आपको 1 जुलाई 16 ही बताई होती, 31 दिसंबर 16 बताई होती, 30 जून 17 बताई होती, जो सा मर्जी डेट होती, उसने अप्लाई कहाँ से होना है? हमारे साल के शुरू से। ये एक छोटी सी बात है एस्टीमेट चेंज की। अब एस्टीमेट चेंज हो गया, चाहे 30 जून को बैठकर किया कि इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, पुराने हिसाब से उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। हमें क्या करना था? नए हिसाब से करना था। नए हिसाब से एस्टीमेट चेंज का फार्मूला, कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा हमारा? करंट रिड्यूसिंग चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में जाना है। किस में जाना है? शिफ्ट होना है, स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट होना है। और डेट क्या हमारी है? 1 जुलाई। 1 जुलाई 16 डेट फाइनलाइज हुई। अब यहाँ पर मुझे 17 की पूरी डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, क्या फार्मूला अप्लाई करूँगा? WDV को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दूँ, कहानी ख़त्म। रेजिडुअल वैल्यू को कहीं पे नहीं लेकर आओगे, ठीक? हाँ, WDV आप लेंगे 1 जुलाई 17 की, 16 की, 1 जुलाई 16 की, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू जो होगी वो लेस कर देंगे, ओवर रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एस्टीमेट चेंज का फार्मूला। जब आपने किस में शिफ्ट होना हो? स्ट्रेट लाइन में।
अब इसका मतलब है मुझे 1 जुलाई 16 की WDV चाहिए। क्या चाहिए? पुरानी और जो उसने गलती कर दी है वो भी। तो इसका सबसे आसान तरीकाकार होता है कि आप टेबल बना दो। जैसी रिवैल्यूएशन के अंदर टेबल बनाते हैं उसी तरह से क्या बना दो? टेबल बना दो। कहाँ से लेकर? 1 जुलाई से लेकर। 1 साल ही गुजरा है, कोई लंबा चौड़ा साल है नहीं। शॉर्टकट के ऊपर बाद में जाऊँगा कि लंबा साल होगा तो कैसे जल्दी जल्दी मालूम की जा सकती है, वो भी शॉर्टकट है। हम बहुत लंबी लंबी वर्किंग करते हैं, अब बहुत शॉर्टकट्स तरीके से काम हो सकते हैं। 80 का ही ख़रीदा था हमने, कुछ और तो नहीं थी। 80 वैल्यू का ही ख़रीदा था, 80 मिलियन का ख़रीदा था। और डेप्रीसिएशन का रेट क्या था? 27.5। पहले 2 सालों की वर्किंग गलत वाली कर देंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, पहले साल की आ गई 22, अगले साल की 15.95 गलत हिसाब से। दूसरे साल में मुझे सही हिसाब से निकालनी है इस 58 के ऊपर, इसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड करना है। 58 में से रेजिडुअल वैल्यू 16/4 रिमेनिंग लाइफ, ये वर्किंग करेंगे जो भी फार्मूला डिस्कस किया, उसके मुताबिक आ गई 10.5। ज़्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज हुई, कम चार्ज हुई, रॉन्गली। 15.95 चार्ज हो गई, होनी चाहिए थी 10.50, ज़्यादा चार्ज हो गई। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर देंगे और PPE को डेबिट कर देंगे। तो PPE हो गया डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया? क्रेडिट। कौन से साल में एंट्री होगी? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में। एस्टीमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में। लें जी, वो करंट ईयर आ जाओ भाई, ये आ गई आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर PPE। PPE डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब एक छोटी सी एंट्री बनाई है, इसका इफेक्ट एंटर करते कोई टाइम लगेगा। कोई भी काम कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कर रहे हो या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे हो, कोई टाइम नहीं लगना। डन? हाँ, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको एडजस्टमेंट की समझ लगती है, यार एक छोटी सी एडजस्टमेंट है तो मैं इसकी वर्किंग बना लेता हूँ पेपर के पर्सपेक्टिव से। मैंने तो पूरा समझाना था प्रोसीजर, ठीक? तो आप आराम से इसकी एंट्री पढ़ें। अगर आसान है तो साथ ही वर्किंग बना दें, अगर मुश्किल है तो फिर क्या कर दें? लिंगर ऑन कर दें कि मैं बाद में कर दूंगा। एक के मार्क्स अचीव करें। अगर आसान है तो डील करके इकट्ठे डील कर दें। PPE डेबिट हुआ। डेबिट पे डेबिट क्या होता है? बोलें जी। अगर मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करनी हो, डेबिट में डेबिट ऐड होता है। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इक्विटी में एडजस्टमेंट, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। तो आप जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? डेबिट में डेबिट ऐड करना है या फिर क्रेडिट में क्रेडिट क्या करना है? ऐड करना है। इतनी सी एडजस्टमेंट थी, एनीथिंग एल्स। डन? चेंजेस इन इक्विटी का काम कर रहे होते तो फिर करंट ईयर में प्रॉफिट में क्रेडिट क्या होना था? ऐड होना था। प्रॉफिट की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या हुआ? ऐड। एंट्री बस देखनी है, एंट्री सही बनाना आती है आपको, प्लेसमेंट गलत कर जाते हैं। ये भी हो गया। अगर यहाँ पे कर रहे होते तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाना था। और बिलीव मी, टोटल बेशक ना करें, पेपर में अगला सवाल मुकम्मल करें, जब सारे मुकम्मल हो जाएं तब बेशक टोटल कर दें। इस तरह के सवाल के फेस के ऊपर काम आ गया है, इट मीन्स हो गया है, आपके मार्क्स अचीव हो गए हैं। अब पेपर मुकम्मल करें। क्या करें? टारगेट इज टू कंप्लीट दी पेपर, नॉट वन क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, 3 सवाल है, एक स्टूडेंट कहता है मैंने सिर्फ 2 सवाल करने हैं और बड़े अच्छे से करने हैं। डन? अब एक उससे सही नहीं हुआ लेकिन उसने 2 ही सवाल किए, अब 20 मार्क्स का सॉल्व किया ना, मीन्स कम से कम 80% मार्क्स लेगा हर सवाल में से, तो फिर पास होगा।
तभी 15-16 आएंगे ना, 75%। और दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है यार मुझे बस थोड़े थोड़े से आते हैं, एक में से 4 मार्क्स लेता है, एक में से 6 मार्क्स लेता है, एक में से 5 ले लेता है, पास हो गया। एक में से 3 मार्क्स लेता है, एक में से 5 लेता है, एक में से अच्छा परफॉर्म कर देता है, 7 मार्क्स लेता है, पास हो गया। तो ये वाली हालत है, हम एक सवाल लूज़ करते हैं तो अपना जैसे कहना फेलियर का परवाना छोड़ कर आते हैं। गलतियां हर क्वेश्चन में होनी है, पेपर प्रेशर में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई 2-1 सवाल अच्छे हुए होने चाहिए जिसमें से आपके 80% मार्क्स आ रहे हों। बाकी फिर आप किसी एक सवाल में से 30% भी आ रहे हैं तो भी गुजारा चलेगा, किसी में से 50% आ रहे हैं गुजारा चलेगा। अपने आप को ना पेपर के अंदर ब्लेंड किया करें। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, ये वाला सवाल तो हो गया हमारा फ़िलहाल एक्सट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव में मुकम्मल। नो, चले मैं 2 मिनट सांस ले लूँ, चले मैं भी पानी पी लूँ, फिर 2 मिनट फिर बातें करते हैं, फिर हम इसके करेक्शन ऑफ एरर नोट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जी बता दो, अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा ना, पैटर्न बता दो, पैटर्न बता दो। अगर मैं लिख रहा होता ना तो शायद ये एक भी सवाल समझना होता। अभी हमने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम। जेन्युइनली अगर आप बात करें तो बेटा ये फॉर्मेट है, क्या है, आपने आंसर जो करना है वो इसी फॉर्मेट पे करना है। आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग दी, कंपनी का नाम लिखा और अंदर बस 2 लाइन्स ही आ रही हैं। एक्सट्रैक्ट्स में सिर्फ जो सी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है बस वो लिखनी होती है। एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्वेश्चन में आ रहा था और एक प्रॉफिट आ रहा था। प्रॉफिट हर सवाल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट की जगह ख़त्म नहीं हो सकती, बाकी कोई लाइन आइटम मौजूद होगी तो वो करनी पड़ेगी, नहीं होगी तो वो गई। अब एक मैंने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखा और एक क्या लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा, ये हो गया इसका फॉर्मेट। डन। अगली चीज़, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है तो वो पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का वही वाला फॉर्मेट है कि आपने क्लोजिंग लिखा, यहाँ पर क्लोजिंग अगले पेज पे चला गया लगता है, क्लोजिंग लिखा, हाफ पेज के ऊपर आपने पिछले साल का क्लोजिंग लिखा और शुरू कर दिया कहाँ से, ओपनिंग से। इसके अंदर आपने इफ़ेक्ट की जगह खाली रखी कि अगर मेरे पास इफ़ेक्ट आएगा तो मैं यहाँ पे डील करूँगा और बाकी का काम मैं उसके बाद लिख देता हूँ। प्रॉफिट आपने लिख दिया, वो मस्ट है। डिविडेंड आपने पहले से फाइंड कर लिया था, वो आपने पहले से लिख दिया। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। डन, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब आप आएंगे तो जितनी लाइन आइटम्स जिस जिस जगह की होंगी उस जगह की आपने लिखना है। मींस हेडिंग देंगे नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर आ रही है, फिर हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग आ रही है और नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इफेक्ट हो रहा है। कोई और हेड होता जो इफेक्ट हो रहा होता क्वेश्चन के अंदर तो फिर उसकी प्लेस के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, जो सी भी चीज़ है, मसलन इन्वेंट्री आ जाती है, क्या करोगे,
करंट एसेट के अंदर लिखोगे, हेडिंग में दोगे करंट एसेट्स और उसके अंदर इन्वेंट्री लिख के वहाँ पर प्लेस कर दोगे। बात समझ लग गई? ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, तरीकाकार ये है, 3 साल 2 साल 1 साल जितने साल आपके इफेक्ट हो रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये काम करना। नोट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नोट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ का, वर्किंग कोई चेंज नहीं है। ये बताएं इफेक्ट क्या पड़ रहा है? ये बेटा जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको छोड़ दें, ये क्या है, इफेक्ट है। ये क्या है, ये वाली चीज़ जानी है नोट के अंदर, मीन्स सिर्फ जनरल एंट्रीज के हिसाब से। ये क्या है, इफेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसको छोड़ दो और जो बाकी हैं वो क्या है, इफेक्ट है। इसने जाना है नोट के अंदर। रूल यही है, रूल चेंज नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल कभी चेंज हुआ नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल चेंज नहीं हुआ। अब आए इसका, अगर आप नोट मांगेंगे तो आपने सबसे पहले डिफाइन करना है, आपने लिखना है कौन सा नोट बना रहे हैं आप, एरर करेक्शन नोट। आप हेडिंग देंगे करेक्शन ऑफ एरर नोट, फिर उसके अंदर क्वेश्चन से देखेंगे मसला क्या हुआ है, क्वेश्चन से एक लाइन उठाएंगे और उसका हल्का सा वेरिएंट चेंज करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर इट वाज आइडेंटिफाइड दैट कंपनी हैज़ इनकरेक्टली चार्ज 36.75 million as maintenance expense. This error has been corrected in current year. Effect of line items is as follows. ये मेन पार्ट यहाँ से उठाएंगे, हुआ क्या है जिसका एरर नोट बनाना है, और फिर नीचे बस एक लाइन लिख देंगे, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स इज एज फॉलोस। लाइन आइटम कौन सी इफेक्ट हो रही है, एक डेप्रिसिएशन और एक प्रॉफिट। तीसरी कोई लाइन आइटम इफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। एक छोटा सा काम नहीं बताया मैंने, वो बता दूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का काम करते हुए रीस्टेटेड कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर रीस्टेटेड लिखना है। मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन लिखा हुआ है। पिछले साल क्या हो जाएंगे, रीस्टेटेड लिखे जाएंगे। पिछले साल क्या लिखे जाएंगे, रीस्टेटेड लिखे जाएंगे। और जब आप नोट बना रहे होंगे तो यहाँ पर भी ये वाली बातें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ पर रीस्टेटेड आ रही हैं। जैसे ये तो रीस्टेटेड नहीं है, सॉरी, ये तो इफेक्ट है, वहाँ पे रीस्टेटेड लिखना है, इसमें नहीं लिखना, सॉरी। अच्छा जी, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब कौन कौन से साल करने हैं, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। एरर है या पॉलिसी है, ये आपने सोचना है। एरर है या पॉलिसी है। अगर यही चीज़ होती पॉलिसी चेंज तो इफेक्ट करंट ईयर के ऊपर भी पड़ना था, लास्ट ईयर पे भी था और उससे पिछले साल भी था। एरर है तो सिर्फ 2 सालों के ऊपर इफेक्ट दिखाना है। करंट ईयर में तो एरर रहा ही नहीं, एरर तो ख़त्म हो चुका, ठीक। लिहाजा करंट ईयर क्या हो गया, गायब हो गया। इफेक्ट एरर का बिल्कुल शुरू में दिखाया था आपको, इसको थोड़ा सा याद कर लें या सोच लें। क्या लिखा हुआ जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में भी इफेक्ट नहीं देना करंट ईयर में, क्योंकि है ही नहीं, ख़त्म हो चुका हुआ है, सफ़ा हस्ती से मिट गया हुआ है एरर। लिहाजा करंट ईयर एरर चेंज के अंदर जब नोट बना रहे होंगे तो ये नोट ज़रूरी है। इस नोट का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आ जाए। क्या आपके लेवल पर आया? क्वेश्चन इज दिस। FAR 1 में कभी एक दफ़ा भी टेस्ट हुआ अभी तक? सोचें, नोट टेस्ट अभी तक हुआ नहीं हुआ।
अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे? इस नोट के। रिटेन्ड अर्निंग टेस्ट हो चुकी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिटेन्ड अर्निंग टेस्ट हो चुकी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स टेस्ट नहीं हुए अभी तक। नोट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा अगर मैं हिस्ट्री को देखूं, पुरानी हिस्ट्री को, तो पॉलिसी चेंज का नोट नहीं उतना ज़्यादा आता जितना एरर चेंज का नोट आता है। रीज़न, एरर चेंज में ये वाला एक काम है कि एक साल करंट ईयर का इफेक्ट नहीं लेना। पॉलिसी चेंज में तो सारे लेने हैं, जो मैंने अभी ऊपर बयान किया ना कि ये इफेक्ट हैं, वो सारे लेने हैं, लेकिन एरर में सारे नहीं लेने। एरर में गौर से देखना है कि कौन कौन से इफेक्ट लेने हैं। मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पर देखना है ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्या देखना है? इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसके दो तरीके हैं बयान करने के। एक तो मुकम्मल फाइंड करो और उसके बाद यहाँ पर लिखो कि ये इंक्रीज आई है, और एक आसान तरीका है वो ये है कि टॉप पर लिखो इंक्रीज ऑब्लिक डेक्रीज। डेक्रीज को कर दो ब्रैकेट में, इन नीचे बुलेट। ये आसान तरीका है। अब अगर डेक्रीज आए तो ब्रैकेट में कर देना, इंक्रीज आए तो पॉजिटिव में रहने देना। ये एक ही दफ़ा लिखा गया, कहानी ख़त्म सबके लिए, जितनी भी लाइन आइटम्स इफेक्ट हो रही हैं। दूसरा तरीकाकार, पहले फाइंड करो इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है और फिर लिखो। फाइंड कैसे होगा? वही तरीकाकार। अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू को नहीं लेना, जस्ट जर्नल एंट्रीज के ऊपर जाना है। जर्नल एंट्री पर जाएंगे, क्योंकि हमने सारे काम इंडिपेंडेंटली देखने हैं, तो जर्नल एंट्री में जाएंगे और अब ये वाली चीज़ें क्या हो गई? ख़त्म। अब बताएं क्या इफेक्ट आ रहा है पीपीई पर? 15 डेबिट, क्रेडिट। इफेक्ट क्या हुआ? वही 28 के करीब शायद बना। ठीक, क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड। पीपीई का इफेक्ट देख रहे हैं, ये ऐड हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लेस। क्या यही इम्पैक्ट अगले साल पर भी जाएगा? जी जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे हैं, बस यहाँ पर धक्का लगाना है, यहाँ पे रोक देना है अपने आप को। करंट ईयर नहीं आना, करंट ईयर नहीं आना। अगले साल का इम्पैक्ट बस पीपीई लेस हो रहा है। दैट्स ऑल द गेम, ख़त्म हो गई कहानी। तो 36/75 लिखेंगे दोनों सालों में, और 19। ये 15 का इफेक्ट आ गया और अगला साल -16 का आ गया। आपका नोट मुकम्मल हो गया। कौन से साल का? 15 का भी, 16 का भी। आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो है कि रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जाएं और इसी तरीके से काम करें, और एक और तरीकाकार है, वो है आपकी बचपन की जो पढ़ी हुई अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अगर एसेट में इंक्रीज आई है 18.37 से, तो इक्विटी में कितनी इंक्रीज आएगी? लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है ना। लेकिन अगर लायबिलिटी में चेंज होती तो उसका लिखना था, फिर इक्विटी का इम्पैक्ट आना था। तो इधर भी क्या आएगा? 18.37 से ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये एक और शॉर्टकट आपके पास आ गया, ये भी इंक्रीज लिख दिया आपने। ये 27.56 से आई है एसेट में इंक्रीज, तो इक्विटी में भी इतनी ही आ जाएगी। वैल्यूज पुरानी पहले लिखनी है, न्यू बाद में लिखनी है। 15, 16 फिर 17।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ फॉर द ईयर का इफेक्ट होता है। इसमें ना तो पिछला साल करना है ना ही करंट ईयर करना है। पिछले साल से मुराद है 15, 17, ये दोनों नहीं करने, सिर्फ लास्ट ईयर का इफेक्ट। लास्ट ईयर में क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन क्या हुई है, इंक्रीज डिक्रीज, डेप्रीसिएशन इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, ये दो चीज़ें लिखनी है आपने। डेप्रीसिएशन इंक्रीज, डेप्रीसिएशन के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो बस ये दो लाइन आइटम्स आप यहाँ पर इंक्रीज और यहाँ पर क्या कर दिया, डिक्रीज इन प्रॉफिट। बेहतरीन तरीकाकार वहाँ यहाँ पर भी वही है, इंक्रीज डिक्रीज इन लाइन। बाकी कहानी एग्जामिनर को समझने दें, आप ब्रैकेट में लिख देंगे मीन्स डिक्रीज है, प्लस में लिख देंगे मीन्स इंक्रीज है। जी, आई थिंक सो इट इज़ डेल्ट कॉम्प्रिहेंसिवली। अकाउंटिंग एस्टीमेट के नोट की बात करें तो यहाँ पे आपने करंट ईयर का इफेक्ट देना होता है, और अगर मालूम हो सके तो पिछले साल का इफेक्ट देना होता है, और क्वेश्चन से देख के ही कुछ नरेशन लिखनी होती है कि क्या किया है, मेथड चेंज हुआ है। डेप्रीसिएशन आपकी कम हुई है, ज़्यादा हुई है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कम हुई तो डेप्रीसिएशन के कम होने से प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, जो इफेक्ट देखा अभी आपने। और यही इम्पैक्ट रिवर्स ऑर्डर में चले जाएं तो फ्यूचर में होता है। लिख सकें तो लिख दें, नहीं लिख सकते तो छोड़ दें। मींस करंट ईयर का इफेक्ट लाजमी तौर पर दे दें, फ्यूचर का जनरली देना होता है। अगर करंट ईयर की डेप्रीसिएशन कम हो तो फ्यूचर की डेप्रीसिएशन क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और अगर करंट ईयर की डेप्रीसिएशन बढ़ जाए तो फ्यूचर की डेप्रीसिएशन क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है। सेम इम्पैक्ट फ्यूचर में रिवर्स ऑर्डर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन रिड्यूस हुई है तो फ्यूचर में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और उसका प्रॉफिट उसके वाइस वर्सा चलेगा। ले जी।